हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ओके, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की अग्नि अभी भली प्रकार बुझ भी नहीं सकी थी कि कुछ ही महीने उपरांत अंग्रेज और फ्रांसीसी एक अन्य युद्ध में उलझ गए। इतिहास में यह युद्ध कर्नाटक का दूसरा युद्ध कहा जाता है, जिसका समय है 1748 से 1754 तक। अब देखते हैं युद्ध के कारण। तो 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के देहावसान के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा मुजफ्फर जंग का एवं अंग्रेजों द्वारा नासिर जंग का साथ दिया जाना। कर्नाटक के घरेलू युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा चंदा साहिब तथा अंग्रेजों द्वारा अनवरुद्दीन का साथ दिया जाना। 1749 में तंजौर में उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा देवी कोटाई प्राप्त करना। चलिए आगे चलते हैं युद्ध की घटनाएं। तो अनवरुद्दीन की पराजय। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब से संधि करने के उपरांत डुप्ले अपने समर्थकों को सिंहासन पर आसीन करने के लिए प्रयास करने लगा। अब तीनों ने संगठित रूप से अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप 3 अगस्त 1749 को बेल्लूर के निकट अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया और उसने त्रिचनापल्ली के दुर्ग में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा की। शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चंदा साहिब का अधिकार हो गया। चंदा साहिब ने फ्रांसीसियों की इस सहायता से प्रसन्न होकर फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट विशाल क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे दिया। अब डुप्ले ने चंदा साहिब को मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के दुर्ग में घेरे लेने का परामर्श दिया, जिस पर चंदा जी ने हीले हवाले किए और इधर मोहम्मद अली ने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त की। हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव कम करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिरुद्दीन को आमंत्रित करके उसे कर्नाटक पर आक्रमण करने को भड़काया। 1750 में नासिरुद्दीन ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया और नासिर जंग ने उसे बंदी बना लिया। फिर भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा और लालच द्वारा नासिर के सैनिक अधिकारियों को अपनी ओर मिलाकर 175 के अंतिम दिनों में नासिर की हत्या कर दी। मुजफ्फर को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया। डुप्ले की यह महान सफलता थी, पर मुजफ्फर की हत्या हो गई और फिर फ्रांसीसी सेनापति बुस्से ने नासिर के छोटे भाई सलाबत जंग को हैदराबाद का ताज सुपुर्द किया। बदले में सलाबत ने उत्तरी सरकार का प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया। इस प्रकार 1751 तक फ्रांसीसियों का संपूर्ण दक्षिण में प्रभाव स्थापित हो गया। त्रिचनापल्ली का घेरा। अभी तक त्रिचनापल्ली का घेरा समाप्त नहीं हुआ था। मद्रास के अंग्रेज गवर्नर सैंडर्स ने मोहम्मद अली की सहायतार्थ 1751 में त्रिचनापल्ली की ओर एक सेना भेज दी। फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहिब की सहायतार्थ सेना भेज दी। अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। त्रिचनापल्ली का घेरा और भी लंबा हो गया। इसी वर्ष के अंत तक तंजौर का शासक तथा मैसूर का शासक एवं मुरारी राव नामक एक मराठा सरदार अंग्रेजों से आ मिला, जिससे समस्या और उलझ गई। अर्काट का घेरा। इसी समय सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा डालने को कहा गया और 1751 में अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पता चलते ही चंदा साहिब ने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में अपनी सेना का एक बड़ा भाग अर्काट की ओर भेज दिया। रजा खां ने अंग्रेजों के पसीने निकाल दिए, परंतु इसी बीच लॉरेंस की अध्यक्षता में अंग्रेजी सेना आ गई और विवश हो रजा को अर्काट का घेरा उठाना पड़ा। यही नहीं, क्लाइव और लॉरेंस ने 1751 में त्रिचनापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। चंदा साहिब को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके स्थान पर मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। डुप्ले का वापस बुलाया जाना। धैर्य रखते हुए डुप्ले ने जनवरी 1753 में त्रिचनापल्ली पर पुनः घेरा डाला।
इस संपूर्ण वर्ष में कभी फ्रांसीसी जीते तो कभी अंग्रेज, पर फ्रांसीसी सरकार अब डुप्ले की युद्ध नीति और प्रवृत्ति से तंग आ चुकी थी। सो 1754 में उसे वापस बुला लिया गया। उसका स्थान गार्ड ह्यू को दिया गया। उसने आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता प्रारंभ कर दी, जिसकी परिणति 1755 की पांडिचेरी की संधि में हुई, जो फ्रांसीसियों के लिए एक बदनुमा दाग था, क्योंकि इस संधि द्वारा प्रत्येक वह वस्तु जिसे प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी प्रयत्नशील थे, अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। थैंक यू सो मच एवरीवन।